हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और आपके एग्जाम एकदम बढ़िया तरीके से जा रहे होंगे। तो आज हम आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर और ये हमारा नया सब्जेक्ट चल रहा था और इसकी एक यूनिट हमने स्टूडेंट पहले ही अपलोड कर दी है। और वो सब्जेक्ट क्या है, जैसा यहाँ पर आप नाम देखेंगे, क्या है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या बात करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 को हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट 3 का नेम स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस एंड इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जो है ये ऊप्स का कंसेप्ट है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी तो ऑब्जेक्ट और जो क्लासेस आती हैं वो स्टूडेंट किस में आती हैं, ऊप्स के कंसेप्ट में आती हैं। जैसे सी प्लस प्लस हुई, जावा में हम पढ़ते हैं, तो ये जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग रहती हैं इनके अंदर हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। तो ये सभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा डीपली हमें प्रोग्रामिंग में नहीं पढ़ना है, बट हाँ बेसिक है आपके सिलेबस में। इज दैट क्लियर ना। तो पूरी वन शॉट रहेगी इसके अंदर। और मैं साथ के साथ आपको स्टूडेंट ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और लास्ट में आपको एक डीपीपी भी दी जाएगी स्टूडेंट, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिन्हें पिछले कई साल के हैं, 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को, प्यारी सी वन शॉट वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल गेटवे क्लासेस। ठीक है, तो ये जैसा यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये यूनिट 3 का स्टूडेंट सिलेबस है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा डीपली जो भी आपको पढ़ना है वो मैंने स्टूडेंट यहां पर लिख दिया है। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और क्लासेस पढ़ेंगे। देन उसके बाद स्कोप क्या रहता है, स्कोप, रिजोल्यूशन और ऑपरेटर्स। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देन उसके बाद फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है, हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद इनहेरिटेंस, तो ये आप रिलेट कर पाएंगे, जो इनहेरिटेंस जो टॉपिक्स है ये कुछ कुछ जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उससे रिलेटेड है, उसी के ऊपर हम एग्जांपल देंगे तो वहां से और ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक इंटरेस्टिंग क्या आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि बहुत सारी मतलब क्या होती हैं, बहुत सारी टर्म रहती हैं। जैसे आपने अब कभी आमिर खान का ये रील्स वगैरह आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि जो अच्छा शब्द जो होता है, क्या अच्छा, क्या अच्छा हमको सिखा रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से कि एक वर्ड को हम बहुत प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैंने जो वर्ड बोला कि अच्छा, अच्छा हमको सिखा रहा है, तो देखिए दो मीनिंग यहां पर आए हैं लेकिन वर्ड क्या है, एक ही है। तो वो हम स्टूडेंट यहां पर पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। देन उसके बाद इसके कुछ यहां पर टाइप्स आप बोल सकते हैं। ओवरलोडिंग फंक्शन कौन सा होता है, ऑपरेटर्स और वर्चुअल फंक्शन। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे इसमें ओप्स प्लस डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन दे रखा है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को और क्लासेस, सभी टॉपिक्स आपके कवर होंगे। सबसे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर इसलिए लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, वेरी इजी एंड वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आपके पास डेटा है, उसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको रखना होता है। आपके पास जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट हैं और आपके कुछ फैमिली पिक्चर्स हैं, आपके कुछ पर्सनल फोटो हैं खुद सिंगल के, तो वो आप क्या रखते हैं, अलग अलग फोल्डर में रखते हैं। तो आपने वहां पर क्या कर रखा है, डेटा को स्ट्रक्चर कर रखा है। क्लियर ना।
तो यही यहां पर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट कि यहां पर डेटा क्या है आपके पास कि एनीथिंग टू गिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, कि कोई भी आपके पास कोई भी कुछ भी हो जो आपको इंफॉर्मेशन देता हो उसको आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेटा बोलते हैं। जैसे सपोज आपके पास स्टूडेंट नेम हुआ कि मेरा नाम क्या है अंकुश, तो मेरा क्या है डेटा, जो अंकुश नाम है वो क्या हो गया डेटा हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर, जो मेरा रोल नंबर है वो क्या है डेटा है, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर, आप दूसरा टॉपिक आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट, जैसे सपोज यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है ग्राफ, ग्राफ की तरह मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एरे होता है, या फिर लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है, 2016 में फिर अगेन आया है, और उसके बाद लेटेस्ट 2023 में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने स्टूडेंट लिख रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम डेटा प्लस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर पूरी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है डेटा स्ट्रक्चर की, क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो इट कैन बी यूज्ड इफिशियंसी बेटर वे, बेटर वे में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। बेटर वे में आपको दिखाना है कि आप कोई एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में आप सीट बनाते हैं तो सबसे पहले ए अल्फाबेट वाले नाम लिखते हैं, देन उसके बाद उनके रोल नंबर लिखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, देन उसके बाद बीबी वाले नाम लिखेंगे, देन उसके रोल नंबर, एड्रेस क्या है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज करते हुए जा रहे हैं, तो उसी को आप बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। देन यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइज ऑल डेटा आइटम एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यहां पर स्टूडेंट डेटा के कुछ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। अब डेटा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो स्टूडेंट एक होता है आपके पास, जैसे मैंने यहां पर ग्राफ टेबल बना रखी है, क्या है, पहला जो टाइप्स होता है वो आपके पास स्टूडेंट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। देन यहां पर फिर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगेन क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास है वो आपके पास इंटीजर, इंटीजर देन उसके बाद फ्लोट है, देन उसके बाद क्या है, ये आपके पास कैरेक्टर है। तो ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं स्टूडेंट। और यहां पर आप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगेन क्लासिफाई करते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है और एक आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये आपके पास, देन उसके बाद फिर लीनियर को अगेन क्लासिफाई किया है, यहां पर एरे आता है, एरे भी पढ़ेंगे, स्टैक भी पढ़ने वाले हैं, क्यूब भी पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद ट्री भी पढ़ेंगे और ग्राफ भी पढ़ेंगे। देन हमको ज्यादा डीपली में नहीं पढ़ना, बस डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दैट इज इनफ। यही आपको अपने एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, तो चलिए यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपको पहले बता देता हूं कि क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जो कि पहले से ही मशीन में, जो पहले से ही कंपाइलर में रहते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में, जो पहले से ही ऑलरेडी मशीन में है, ठीक है। तो यहां पर यही डेफिनेशन है, क्या है, क्या लिखी है, दीज आर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन मशीन इंस्ट्रक्शन। ये जो कंपाइलर जो होता है, जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो मशीन ही है, मशीन के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो डायरेक्ट फेच कर लेता है, तो उसको आप बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दे हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। जैसे यहां पर इंट क्या होता है, आपके पास इंट है, आपके पास फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, पॉइंटर हुआ, तो ये सभी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी डिफाइन है, ऑलरेडी ही डिफाइन है मशीन के अंदर। अब उसके बाद आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हम यूजर डिफाइन करता है।
कौन करता है? यूजर। जैसे मैं यूज करूंगा तो मैं उसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो यहां पर यही डेफिनेशन है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होते हैं, इनसे हमें ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है इनके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरिंग अ ग्रुप ऑफ ए होमोजीनियस, मतलब सेम डेटा टाइप्स होना चाहिए आपके पास, एंड हेट्रोजीनियस डेटा आइटम। जैसे यहां पर एग्जांपल है, जैसे क्या है? एरे, फाइल, लिस्ट, तो ये सभी क्या है इसके स्टूडेंट? एग्जांपल है। तो आई बात समझ में क्या होता है। उसके बाद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो कि एक सीक्वेंस की फॉर्म में डेटा आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यही यहां पर पहला पॉइंट है, क्या है कि ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज वन इन विच डेटा एलिमेंट आर अरेंज इन सीक्वेंसली। एक तरीका से जो भी आपके पास डेटा रहेगा वो सीक्वेंसली अरेंज रहेगा, मीनिंग ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट इन सिंगल लाइन, ठीक है। और उसका जो मीनिंग रहेगा वो दूसरी लाइन से कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एवरी एलिमेंट हैज वन प्रेडिक्टर और वन सक्सेसर। मतलब क्या है कि जो आपके पास पहला जो एलिमेंट रहेगा और लास्ट का जो एलिमेंट रहेगा उसको छोड़कर बाकी की जो भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? वो तो या तो प्रीडिसर रहेंगे। प्रीडिसर मतलब एक घट जाता है। जैसे सपोज यहां पर 3 है, यदि मैं 3 का प्रीडिसर निकालता हूं तो 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मैं इसका सक्सेसर निकालता हूं, जैसे 2 का सक्सेसर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं अगर 5 का सक्सेसर निकालता हूं तो +1 करेंगे तो कितना आएगा? 6 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब पहले को छोड़कर और लास्ट के को छोड़कर जो बचते हैं एलिमेंट उनका हम प्रीडिसर और सक्सेसर भी निकाल सकते हैं। क्लियर ना। देन उसके बाद ट्रैवर्सल इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अगर हम इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर हमें कोई भी एलिमेंट ट्रैवर्स करना हो, सर्च करना हो, तो उसको हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। एलिमेंट आर असेस्ड वन आफ्टर अनदर, ठीक है। एग्जांपल इंक्लूड एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। अभी हम लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा समझ में आएगा। देन उसके बाद लास्ट है दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल टू इंप्लीमेंट। इसमें हम बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं? अपने एलिमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट मतलब कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। suitable when data need to proceed in order। देन उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब नॉट अरेंज। ये जो रहते हैं ये आपके पास अरेंज की फॉर्म में रहते हैं, ये अरेंज की फॉर्म में नहीं रहते हैं, बट इंस्टेड इन ए हिरारिकल फॉर्म। तो ये किसकी फॉर्म में रहते हैं? हिरारिकल फॉर्म। अब हिरारिकल फॉर्म जैसे आपने कभी ग्राफ देखा है या ट्री देखा है, सपोज ये है आपके पास, ठीक है, ये एक है, एक के 2 बच्चे हैं, एक 2 बच्चा है, एक तीसरा बच्चा है। जैसे फादर है तो एक यहां पर क्या हो गया? ये पेरेंट्स हो गया। ये क्या है? आपके पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं? ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। फिर इन 2 बच्चे के भी बच्चे होंगे तो वो आपके जो ये पेरेंट्स बन गए, ये तो ये क्या बन जाते हैं आपके पास? ग्रैंडफादर। तो यहां पर ये जो डेटा आपके पास रहता है वो किसकी फॉर्म में रहता है? हिरारिकल की फॉर्म में रहता है, बट इंटरकनेक्शन फॉर्म, ठीक है। इंटरकनेक्शन, भाई कनेक्शन ही तो आपका जो आपके जो फादर हैं उनका, जो मैं हूं, सपोज मेरे फादर हैं तो मेरे उनसा रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो सेम। देन उसके बाद एन एलिमेंट कैन कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, अलाउंग मल्टीपल पाथ फॉर ट्रैवर्सल। मतलब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल पाथ हो ट्रैवर्स करने के लिए। यहां पर नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल, जैसे ट्री और ग्राफ लिया। ट्री और ग्राफ है तो यहां पर दीज स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट आर इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा रिलेशन जो रहता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से जो हम यूज जो करते हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसको भी हम यूज करते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एरे।
अब एरे क्या होती है कि आपके पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, उसको हम रो और कॉलम की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में क्या कर दें, अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर दें, स्टोर कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरे। एन एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है आपके पास, एरे। एरे किसका पार्ट है, यदि आप देखेंगे यहां पर जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ रही है, एरे, तो एरे किसका पार्ट हुआ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या है, ये पार्ट है दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर करता है फॉर द सेम डेटा टाइप्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो सेम जो मेमोरी रहेगी उसमें वो अपने किसको, एलिमेंट को स्टोर करता है। ईच एलिमेंट इज असेस्ड यूजिंग इंडेक्स। तो इसको हम किससे, इंडेक्स से असेस्ड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज क्या है कि आपके पास ये ए है, ए को हमने असाइन कर दिया तो ये जीरो एलिमेंट है। देन उसके बाद यहां पर फिर क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। देन उसके बाद यहां पर क्या आएगा, दो एलिमेंट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एरे को डिफाइन करते हुए जा रहे हैं। तो इसकी जो लोकेशन रहेगी, सपोज मैं इसको जीरो ना लेके ये जो जीरो है इसको मैं मिटा देता हूं। सपोज मैं यहां से लिखता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया 5, ठीक है। तो यहां पर जब भी हम अगर इसकी पोजीशन डिसाइड करें, ठीक है, क्या करें, इंडेक्स को डिसाइड करते हैं, तो ये जो स्टूडेंट इंडेक्स जो आपके पास आएगा वो ये इंडेक्स 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर आगे को ये चलता ही रहता है, ठीक है ना। देन उसके बाद यहां पर एरे अलाउ फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट। एरे के अंदर हम अगर कोई भी एलिमेंट, सपोज मुझे 2 सर्च करना है तो एकदम से मैं 2 सर्च कर सकता हूं, मतलब इसके अंदर फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। देयर इंडेक्स बट देयर साइज इज यूजुअली फिक्स्ड वन डिक्लेयर्ड। मतलब जो एक वर्ड, सपोज ये जो 2 है, ये जो 2 है, यहां पर आप देखेंगे ये जो आपके पास 2 है, ये जो 2 है, इस दो को मैंने अगर दूसरी पोजीशन पर रखा है तो वो दूसरी ही पोजीशन पर रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता एरे के अंदर। बात क्लियर है ना। एक बार जो पोजीशन, एक बार जो इंडेक्स मैंने दे दिया वो दे दिया, देन उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बट हाँ ये है कि इसके अंदर क्या है, फास्ट प्रोसेसिंग है। क्या है, फास्ट एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। तो यहां पर कुछ मेन पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, क्या कि स्टोर सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे ऑल इंटीजर या फिर ऑल स्ट्रिंग रहेंगी। एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी, कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर एलिमेंट स्टोर होते हैं। असेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा या फिर एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, असेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स साइज रहता है इसके अंदर। देन उसके बाद यहां पर एग्जांपल है जिनसे इंट एरे, तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद फिर यहां पर स्टूडेंट ये भी आता है कि एरे के 2 प्रकार होते हैं, एक सिंगल एरे होता है, फिर एक मल्टीपल एरे होता है। तो सिंगल एरे के अंदर एक सबस्क्रिप्ट, मैं बता देता हूं कि एक सबस्क्रिप्ट रहता है। देन उसके बाद मल्टीपल एरे के अंदर 2 सबस्क्रिप्ट आ जाते हैं, रो और कॉलम। इसके अंदर जो रहेगा सिंगल एरे के अंदर या तो रो रहेगा या फिर कॉलम रहेगा, या देन उसके बाद मल्टीपल एरे के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर रो और कॉलम दोनों रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं। उसके बाद यहां पर हम पढ़ते हैं स्टैक। दूसरा टाइप्स कौन सा है, स्टैक। तो 2015 और 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर स्टैक्स किसका टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। इट इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ ए न्यू आइटम, यदि मुझे कोई न्यू डेटा आइटम क्या करना हो, ऐड करना हो, या फिर डिलीट एग्जिस्टिंग डेटा आइटम इज डन फ्रॉम ओनली वन एंड। तो इसके मतलब इसमें क्या है कि अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना हो या फिर डिलीट करना हो तो डिलीट में एक एंड में कर सकता हूं। सपोज जैसे यहां पर मैं बोल लेता हूं कि ये आपके पास क्या है, स्टैक है। तो स्टैक के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं। एलिमेंट क्या है कि एक, पहले हमने एक डाला, एक इसके अंदर डाल दिया,
तो ये जो एक डाला है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पुश, इसके अंदर एक एलिमेंट हमने डाल दिया। देन उसके बाद यहां पर 2, देन उसके बाद यहां पर 3, देन उसके बाद यहां पर 4। अगर मैं क्या करूं, यहां से 4, यहां से सपोज मुझे 2 को निकालना है, किसको, यहां पर 2 को निकालना है, तो इस 2 को मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे 4 निकालना पड़ेगा कि भाई 4 तू बाहर आ जा, अब तेरी जरूरत नहीं है, अब तेरी वैल्यू खत्म होगी, ठीक है ना, जैसे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना घर में, तो सेम ऐसे इस 4 की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब 4 के बाद बेचारा क्या करेगा, ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 भी बाहर आ जाएगी कि भाई 3 तू भी बाहर आ जा, तेरी भी वैल्यू अब नहीं चाहिए हमें, ठीक है। देन उसके बाद अब 2 को ही तो हमारा जो मेन टारगेट क्या था, इस 2 को बाहर निकालना, तो इस 2 को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे, क्या देखा आपने कि सबसे पहले जो एलिमेंट हम सबसे पहले डाल रहे थे वो सबसे लास्ट में निकल रहा है, वो सबसे लास्ट में निकल रहा है, और जो सबसे लास्ट में मतलब जो सबसे लास्ट में हम डाल रहे थे वो सबसे पहले निकल रहा है एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टैक जो रहती है वो स्टैक किस पर वर्क करती है, लीफ पर वर्क करती है, ये जो लीफ है इसके ऊपर वर्क करती है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट डलेगा वो पहले निकलेगा, लास्ट में जो एलिमेंट डलता है वो पहले निकलता है, ठीक है। तो यहां पर यही है कि लास्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक, इस स्टैक के अंदर जो लास्ट में एलिमेंट डलेगा वो पहले निकलता है, ओके ना, ओके। स्टैक समझ में आई, स्टैक आ गई ना क्लियर, ओके। देन उसके बाद यहां पर कुछ मेन पॉइंट है, मैंने लिख रखे हैं मेन पॉइंट, कि यहां पर जो स्टैक जो फॉलो करता है वो लीफो का स्टूडेंट मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में डाला है वो क्या रहेगा, पहले एलिमेंट निकलता है। देन उसके बाद यहां पर इसके 2 ऑपरेशन है, क्या है, पुश और पॉप। पुश और पॉप मैंने आई होप कि आपको बता दिए हैं, ये जो एलिमेंट हम डालते हैं इसको बोलते हैं पुश, और यहां से जो एलिमेंट निकाले हैं उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट की पॉप एलिमेंट हमने किया है, पॉप का मतलब यहां से निकाला गया एलिमेंट है, क्लियर ना, ओके। देन उसके बाद यहां पर असेस इज अलाउ ओनली फ्रॉम द टॉप, तो यहां से हम कोई भी एलिमेंट यदि मुझे चाहिए तो कहां से ले सकता हूं, ओनली टॉप से मैं ले सकता हूं। क्या कोई मैं नीचे से एलिमेंट ले सकता हूं, अगर आपके पास कोई बाल्टी है, बाल्टी बकेट के अंदर क्या है कि पानी भरा हुआ, क्या नीचे से पानी निकल सकता है, नहीं सर, ऊपर से पानी लेंगे ना हम, तो नीचे से कैसे आ जाएगा, कैसी बात करते हो सर। तो सेम ऐसे ये क्या है, एक बकेट की तरह है, तो बकेट की तरह जो पहले एलिमेंट डल गया वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो लास्ट का एलिमेंट है वो सबसे पहले निकलेगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं क्यू, इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें तो यही पता नहीं चलता है कि स्टैक के अंदर होता क्या है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, और जो आपके पास क्यूब जो रहती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, हमें तो यही नहीं पता चलता। तो इसलिए जो बकेट से आप याद रख सकते हैं कि बकेट का मतलब क्या है कि आपके पास स्टैक, जो लास्ट में एलिमेंट डलेगा वो पहले निकलेगा। देन उसके बाद यहां पर कैन बी इंप्लीमेंट यूजिंग एरे का यूज कर सकते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। यूज्ड इन फंक्शन के लिए, रीडो और अंडू के लिए इस ऑपरेशन का यूज करते हैं। देन उसके बाद एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर क्यू। अब यहां पर ये क्यू है वो किसका टाइप है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, ठीक है। दैट फॉलो, तो ये जो फॉलो करता है वो क्या फॉलो करता है, लीफो फॉलो करता है, सॉरी फीफो, लीफो जो वर्क करता है वो लीफो कौन, स्टैक, और ये जो मतलब क्या है, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले डलेगा वो पहले निकलेगा, सीधी सी बात है भाई, जो पहले क्लास में आएगा वो आगे बैठेगा, अगर जो पहले क्लास में नहीं आएगा वो पीछे बैठेगा, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही वर्क करती है आपकी कौन सी, क्यू। अब क्यू का मतलब क्या है, क्यू की क्या है कि आपके पास ये है, ये क्या है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, सपोज मैंने यहां से इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट डाला,
तो ये जो एक एलिमेंट है मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फ्रंट एंड। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्रंट एंड। यदि आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट फ्रंट कहां गया भाई? फ्रंट, हाँ ये रहा। देखिए, इट इज अ होमोजीनियस collection of element in which new element is added at the one end called the rear end। यदि मुझे कोई भी एलिमेंट क्या करना हो, ऐड करना हो, सपोज मैं यहां पर कोई एलिमेंट क्या कर रहा था, ऐड कर रहा हूं, एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, तो इस एंड को हम बोलते हैं स्टूडेंट रियर एंड। रियर एंड, कौन सा एंड? रियर एंड। क्लियर ना? ओके। देन यदि मुझे इस एलिमेंट को और कोई एलिमेंट क्या करना हो, ऐड करना हो, तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहां जाएगा सर? ये एलिमेंट चला जाएगा यहां पर, और मैं यहां पर दूसरा एलिमेंट क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। दूसरा एलिमेंट क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं दूसरा एलिमेंट मैंने क्या कर दिया? ऐड। और ये जो एलिमेंट आया है सबसे पहले यही डाला। अगर मैं निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले ये एलिमेंट क्या आ जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा कि भैया एक तेरी जरूरत आ गई है, अब तेरी जरूरत पड़ने लगी है मुझे, अब तू बाहर आ जा निकल के, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा। जो आप देखेंगे जो पहले एलिमेंट डाला है वो पहले निकल के बाहर आया है। इस वाले एंड को, ये जो एंड है जहां से आपने एलिमेंट को डाला उसको आप बोलते हैं रियर एंड, और जहां से आप एलिमेंट को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फ्रंट एंड। कौन सा एंड? फ्रंट एंड, ठीक है ना? ओके, क्लियर ना? ओके सर, इतना तो क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट यही लिखा है कि दिस मींस द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज द फर्स्ट वन टू रिमूव, ठीक है। ओके, देन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्या है? इन ए क्यूब, एक क्यूब में इंसर्शन हैपन टू अ रियर एंड। एक रियर एंड होता है और डिलीट करने का जो एंड रहता है वो फ्रंट एंड रहता है। और जहां से हम डिलीट करते हैं वो कौन सा? फ्रंट एंड, जहां से एलिमेंट को निकाल रहे थे। और जहां से एलिमेंट को ऐड करना होता है वो कौन सा रहता है? रियर एंड। इज दैट क्लियर ना? ओके, ठीक है ना? इसको मैं रिमूव कर देता हूं जिससे आपके पास जो नोट्स रहे वो प्यारे से खूबसूरत से फॉर्म में आपके पास आ जाए, ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना? ओके, बस ऐसे ही पढ़ते हुए जाना है। उसके बाद यहां पर वही पॉइंट मैंने दोबारा से लिख दिए कि यह है कि क्यू जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमने यहां पर आपको बता दिया जहां से कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो उसको हम क्या बोलते हैं? रियर एंड बोलते हैं। यदि मुझे कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो उस एंड को फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू रिमूव। जो पहले एलिमेंट ऐड किया जाएगा वो पहले रिमूव होगा। इन ए क्यूब में अगर कोई भी रीजन, क्या है इसका रीजन? क्या है इसका रीजन? क्या क्या? फीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट, ठीक है ना? ये यहां पर इसका कुछ क्या है फॉर्मूला? इन ए क्यूब एवरी इंसर्ट एलिमेंट इंसर्ट ऑपरेशन रियर इज इंक्रीमेंट बाय वन एंड एवरी डिलीटेड ऑपरेशन फ्रॉम द इंक्रीमेंट। यदि इंक्रीमेंट करना हो तो r+1, यदि यहां पर फ्रंट एंड से इंक्रीमेंट करना हो तो f+1 होता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं यदि एग्जाम में आता है। देन उसके बाद यहां पर पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? कि सर वही लिस्ट जो हमें घर वाले देते हैं कि 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो वो, क्या वही लिस्ट पढ़नी है? कि बिल्कुल वही लिस्ट है, लेकिन कंप्यूटर के फॉर्मेट में पढ़नी है, ठीक है ना? किसकी फॉर्म में? डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो यहां पर क्या है कि ए लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। भाई वो भी तो हमारे लिए एलिमेंट है। अगर आपके पास क्या है कि आटा है, चीनी है, चावल है, ये आपके पास क्या है? एलिमेंट है, मतलब खाने के पदार्थ हैं। और यहां पर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए क्या आएगा? एलिमेंट यूज होगा। तो इसलिए यहां पर क्या है कि लिस्ट यहां पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? एलिमेंट को स्टोर करता है इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, एक सीक्वेंस की ऑर्डर में, एक सीक्वेंस के ऑर्डर में। देन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट इन ए लिस्ट कैन बी असेस्ड, इंसर्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं
और रिमूव भी हम कर सकते हैं। जैसे एरे हुआ, सम टाइप्स ऑफ ए लिस्ट, जैसे लिंक लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कैन बी ग्रो श्रिंक डायनेमिकली, ठीक है। ईच एलिमेंट इज कॉल्ड नोड। तो यहां पर जो रहेगा वो नोड रहेगा। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इन्फो पार्ट, विच स्टोर द इंफॉर्मेशन। पहला पार्ट कौन सा है? इन्फो। इन्फो मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और जो पॉइंटर रहेगा वो एड्रेस को, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है। देन यहां पर इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइल। देन यहां पर क्या पढ़ते हैं? फाइल। फाइल वही है जो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो फाइल रहती है उसके अंदर आप फोल्डर बनाते हैं, वही फाइल है। क्या है कि रिलेटेड डेटा स्टोर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस लाइक ए हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क में होता है विद अ स्पेसिफिक नेम, किसी एक स्पेसिफिक नेम से। इट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा सो दैट कैन बी असेस्ड मॉडिफाइड लेटर। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि यदि हमें कोई डेटा या कोई फाइल हमें चाहिए तो उसको हम असेस भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि बाय द वे अगर हमें कोई भी किसी भी फाइल में थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइल हेल्प इन ए ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ए डेटा। उसके बाद यहां पर मेन पॉइंट लिख रखे हैं मैंने फाइल के। क्या है कि स्टोर डेटा परमानेंटली, हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हैज ए नेम, ये कुछ इसके एक्सटेंशन नेम है। जैसे यहां पर .txt, .doc, .jpg, ये क्या है? इसके फाइल के नेम है, एक्सटेंशन नेम है, जिससे हम क्या करते हैं? फाइल को सेव करते हैं। यूज टू स्टोर रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन, हम रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सपोर्ट ऑपरेशन लाइक क्रिएट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट, अपडेट और डिलीट। तो ये ऑपरेशन जो यहां पर लिखे गए, ये ऑपरेशन हम अपनी फाइल में कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर ऑन सेकेंडरी डेटा डिवाइस, तो किसी भी सेकेंडरी डेटा डिवाइस का डेटा भी हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। देन यहां पर आता है स्टूडेंट ट्री। वेरी इजी टॉपिक्स। ट्री, ट्री पढ़ने वाले हैं हम। ट्री क्या होता है? तो ट्री मतलब जैसे एक पेड़ रहता है ना, तो पेड़ की ही टाइप में आपको ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्री। तो यहां पर क्या है कि आपके पास कोई स्टोर डेटा है, उसको हिरारिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बस। जैसे मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि आपके पास ए है, ये ए है, ठीक है। इस ए के दो चाइल्ड हैं, एक बी चाइल्ड है और एक सी चाइल्ड है, ठीक है। जैसे मैं हूं, तो सपोज मैं हूं, अगर मेरे बच्चे कितने हो जाएं? दो। कितने हो जाएं? दो, ठीक है। दो बच्चे हो जाएं तो एक बच्चा, फिर मेरे बच्चन के भी बच्चे होंगे, तो बच्चन के भी बच्चे का नाम क्या रख लिया मैंने? एक का नाम रखा भाई रोहन। क्या रखा? रोहन। तो ये भाई मैं अभी थोड़ा सा फनी वे में पढ़ा रहा हूं, बट यहां पर रोहन नहीं, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो आपको लिखना है। तो मैंने लिख लिया रोहन। दूसरे का मैंने, मतलब मेरे बच्चे, भाई मेरे बच्चे नाम रखेंगे। देन उसके बाद दूसरे का नाम रख लिया मैंने मोहन। क्या रख दिया? मोहन। मोहन रख दिया। अगर सी है, अगर ये शादी नहीं करता है तो ये बेचारा क्या रहेगा? अकेला रहेगा। अगर ये सी शादी नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा? अकेला रहेगा कि भाई मैं तो अकेला ही खुश हूं, मुझे नहीं करनी शादी वादी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आप देखेंगे तो ये जो भी डेटा है या जो भी इंफॉर्मेशन थी, हमने वो किसकी फॉर्म में रख दी? एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, हिरारिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट मैं यहां पर आपको साथ के साथ बताता चलूं, क्या है कि ये जो आपके पास ए है, इसको हम बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रूट नोड बोलते हैं। बेसिकली इसको पेरेंट नोड भी बोलते हैं। क्या है? पेरेंट नोड। पेरेंट नोड, ठीक है। अगर देन उसके बाद ये पेरेंट, जब ये पेरेंट नोड हो गई तो ये आपके पास ये जो दोनों है, ये बी वाला और ये जो सी है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट चाइल्ड। चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड। और बेसिकली इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सब नोड भी बोलते हैं, सब नोड के नाम से भी जानते हैं। अब बी के भी तो दो चाइल्ड हैं, अब बी के भी दो चाइल्ड हैं। इस ये जो दो बी के दो चाइल्ड हैं, रोहन और मोहन, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट लीफ नोड। लीफ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ नोड। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो रोहन है, ये जो रोहन
इनका क्या लगता है, ए का क्या लगते हैं, जो ए है वो रोहन के क्या लगते हैं। तो यहां पर रोहन के ए क्या लगेंगे, भाई मैं हूं, ठीक है, मेरे पापा के पापा मेरे क्या लगेंगे कि सर दादा आपके लगेंगे, मतलब बाबा जिसे आप बोलते हैं। तो बाबा को इंग्लिश में या फिर दादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो यहां पर जो रोहन है, जो रोहन मतलब जो ए है, ए वो क्या लगेंगे, रोहन के ग्रैंडफादर लगेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एक रिलेशन बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ट्री। क्या बोलते हैं, ट्री की फॉर्म में हमने अपनी डेटा को रिप्रेजेंट किया हिरारिकल फॉर्म में। ओके ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ ए नोड कनेक्टेड बाय द एज, इससे कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमने टॉप मोस्ट नोड जो है उसको हम बोलते हैं रूट, जो कि मैंने बता दिया रूट नोड। ईच नोड कैन बी हैव वन और मोर चाइल्ड नोड। ऐसा हो सकता है जैसे यहां पर ए है, इस ए के दो बच्चे भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक भी बच्चा ना हो, ठीक है। तो इस ए नोड के जो पेरेंट नोड है उसके एक बच्चे भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा है कि वन और मोर चाइल्ड नोड। देन लास्ट में है ट्री आर यूज टू रिप्रेजेंट हिरारिकल रिलेशन। तो ये रिलेशन हिरारिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हिरारिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट विद रूट नोड, रूट नोड से स्टार्ट होता है। ईच नोड में हैव चाइल्ड नोड, तो मे हैव चाइल्ड नोड, जो प्रत्येक नोड है वो चाइल्ड नोड रखती है। देन उसके बाद नोड विद नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीफ नोड। अगर ये सपोज ये रोहन है, अगर ये रोहन शादी नहीं करता है तो जो रोहन है ये आपके पास क्या हो जाएगी, लीफ नोड हो जाएगी। मतलब ऐसी नोड जिसका कोई भी बच्चा नहीं हो वो आपके पास क्या हो जाएगी, लीफ नोड। तो जैसे यहां पर सी है, सी यहां पर क्या हो जाएगी, सी लीफ नोड नहीं, यहां पर ये सी लीफ नोड नहीं होगी, क्योंकि ये इनका लेवल क्या है, सेम है। अभी ये चाइल्ड नोड ही है, ये भी चाइल्ड नोड है, ये भी चाइल्ड नोड, ठीक है ना। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहां पर यूज्ड इन फाइल सिस्टम, डेटाबेस एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ग्राफ, ग्राफ भी स्टूडेंट सेम है। सपोज ये ग्राफ है, क्या है, ये ए है, ए है, ए से मैं चलता हूं बी पर, बी से मैं चलता हूं सी पर, और सी से मैं चला गया डी पर, ठीक है, और डी से मैं चला गया ए पर। ये जो यहां पर बना है ये आपके पास क्या बन के आ रहा है, ग्राफ बनकर आया। तो ये मैं बोल सकता हूं कि मैं यहां से बी पर भी जा सकता हूं, बी से ए पर भी, ऐसा भी हो सकता है कि मैं सी पर जा सकता हूं, ठीक है, डायरेक्टली ए से। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ए से डी पर डायरेक्टली जा सकता हूं। तो यहां पर ये जो है आपके पास स्टूडेंट क्या है कि ये जो आपके पास है, ये देखिए, ये जो आपके पास लाइन है, ये वाली जो लाइन है, अगर जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एज। क्या बोलते हैं, एज, ठीक है। और ये जो आपके पास ए जो है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा है, क्या है, देखिए कि ए ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है यहां पर ये जो ग्राफ है, ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन डेटा, डेटा को रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स है, नोड है, और यहां पर एज है जो कनेक्ट करती है। तो इसका मतलब समझ में आया, ये जो आपके पास है, ये जो लाइन है, कौन सी कलर चेंज कर देते हैं, ये जो आपके पास लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, एज। भाई ये कनेक्शन ही तो कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ए और डी को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। सपोज यहां से ये है सी को, ये क्या कर रही है, सी को कनेक्ट कर रही है। सपोज ये है डी, ये क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एज, ठीक है। और जो वर्टेक्स हैं, ये जो आपके पास नोड है, जैसे ए नोड है, डी है, सी है और बी है, ये जो चारे हैं ये आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, वर्टेक्स है। ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देन उसके बाद अनलाइक जैसे ट्री यहां पर है, ग्राफ है, कैन बी मल्टीपल
कनेक्शन बिटवीन नोड एंड मैनी साइकिल। तो यहां पर एक तरीका से क्या बन जाती है, साइकिल बन जाती है कि जहां से हमें घूमकर आना है वहीं पर हम आ जाते हैं, तो वो साइकिल हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई जी। जी का मतलब ग्राफ, वी का मतलब वर्टेक्स, ई का मतलब एज। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कुछ डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ऑपरेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या क्या ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर पहला जो ऑपरेशन है ये आप लाइन पढ़ लेंगे, बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन है कि डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन आर बेसिक एक्शन कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा स्टोर। हम डेटा स्टोर जो भी आपके पास डेटा है उस पर हम कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, पहला जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो, कि सपोज मेरे पास क्या है कि ये फाइल बनी हुई है या कोई एरे है, ये एरे है, इस एरे के अंदर पहले से ही 8 5 2 एलिमेंट ये ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, ऑलरेडी स्टोर है, इसके अंदर मुझे 10 स्टोर करना है, तो इसके अंदर मैं इजीली 10 स्टोर कर सकता हूं। उसको हम बोलते हैं इंसर्शन, मतलब इंसर्ट करवाया, एडिंग अ न्यू एलिमेंट, कोई नया एलिमेंट क्या करवाया, स्टोर। अगर सपोज हमें डिलीट करना हो, क्या करना हो, डिलीट करना हो, सपोज जैसे ये 10 था, इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। ये जो भी आपके पास क्या है, ये 10 है, इस 10 को मुझे ये डिलीट करना हो तो मैं यहां से इजीली क्या कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। ठीक है ना, ओके। देन यहां पर जैसे रिमूविंग एनी एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि सबसे पहले 1 बाई 1 स्टोर, मतलब 1 बाई 1 चेक करना, क्या 8 है, कि हाँ बिल्कुल है सर 8 है। तो देन उसके बाद यहां पर 5 है, ट्रेवर्स कर लें, मतलब ट्रेवर्स लाइन बाई लाइन चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। देन उसके बाद 10, 10 के बाद फिर 2 पर। तो यहां पर ऐसे असेसिंग ईच एलिमेंट 1 बाई 1। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट सर्चिंग, सर्चिंग करना मतलब किसी एलिमेंट को खोजना। सपोज मुझे यहां पर सर्च करना है कि 5, क्या 5 है, कि बिल्कुल सर दूसरे ये आपके पास कौन सा प्लेस, 0, देन उसके बाद 1 प्लेस, मतलब 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पर 5 मिल जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें 20 है, नहीं है सर, कोई नहीं, देन उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, 20 को सर्च करेंगे। तो सर्चिंग भी आप कर सकते हैं, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट। उसके बाद सॉर्टिंग, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं कि बिल्कुल ऑफ कोर्स सर मैं अरेंज कर सकता हूं। कैसे अरेंज होंगे बताना जरा मुझे, कि बिल्कुल सर पहले कौन सा आएगा, सर पहले जो आएगा वो आपके पास 2 आएगा, देन उसके बाद 5 आएगा, 8 आएगा, देन उसके बाद 10 आएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दी। उसके बाद अपडेटिंग, क्या सर इसके अंदर हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मॉडिफाई क्या कर सकते हैं कि सर बाय द वे इन फ्यूचर मुझे इस 10 की जगह, इस 10 की जगह मुझे क्या रखना हो, इस 10 की जगह मुझे क्या रखना हो, 20 रखना हो, क्या मैं रख सकता हूं, बिल्कुल ऑफ कोर्स रख सकते हो इस 20। तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं, मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मॉडिफाई, तो ये कुछ ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके यहां पर लिंक लिस्ट के यहां पर स्टूडेंट क्या है, एग्जाम एडवांटेजेस है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है, ये डायनेमिक साइज होता है, मतलब क्या है, लिंक लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक एट ए रन टाइम वेयर एरे हैव ए फिक्स्ड साइज। यहां पर एरे का क्या होता है, फिक्स्ड साइज होता है। इफिशिएंट हैव इंसर्शन और डिलीशन, एरे के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट्स भी करवा सकते हैं, मतलब एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या होता है कि मेमोरी को लोकेशन एज ए नीड, अगर हमें जितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी उतनी मेमोरी हमें यहां पर चाहिएगी, और जो भी आपके पास जो भी की मेमोरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा में मेमोरी इसने क्या कर ली, स्पेस कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद नो नीड फॉर कंटिन्यूअस मेमोरी, इसमें हम कंटिन्यूअस मेमोरी की स्टोर जरूरत नहीं पड़नी है। लिंक लिस्ट एलिमेंट नोड कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी, ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर भी अपने एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 इसके क्या है, एडवांटेज है। देन उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेज, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी होती है, किसके लिए, पॉइंटर्स के लिए, पॉइंटर्स के लिए।
ठीक है। स्लो एक्सिस, इसके अंदर स्लो मतलब किसी भी एलिमेंट को हमें फेच करना हो, क्या करना हो, फेच करना हो, ठीक है, असेस करना हो, तो वो डायरेक्टली नहीं हम असेस कर पा सकते, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है। उसके बाद पुअर कैसे परफॉर्मेंस, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बेकार है। उसके बाद यहां पर नोट लिखा है लिंक लिस्ट आर बेटर फॉर फ्रीक्वेंट, जो लिंक लिस्ट जो रहती है वो किसके लिए बेटर है, फ्रीक्वेंट इंसर्शन, इंसर्शन के लिए बेस्ट है, डिलीशन के लिए बेस्ट है, व्हाइल एरे बेटर फॉर द फास्ट एक्सेस। और जबकि एरे, एरे किसके लिए बेस्ट है, एरे जो बेस्ट है वो आपके लिए फास्ट एक्सेस से, अगर हमें कोई भी एलिमेंट फास्ट एक्सेस करना हो उसके लिए बेटर है, ठीक है। और सिंपल इंप्लीमेंटेशन, अगर कोई भी हमें कुछ भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन करना हो उसके लिए। तो यहां पर स्टैक और क्यू के अंदर हमने डिफरेंस लिखा है जो कि 2015 और 2019 के पेपर में आया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद चलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है, फास्ट। अब स्पीड को हम क्या करते हैं, तेज। तो प्रिंसिपल बताइए इसका, प्रिंसिपल कि सर स्टैक लीफो पे वर्क करती है और क्यू जो रहती है वो फीफो पर वर्क करती है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले एलिमेंट आएगा वो पहले निकलेगा, जो लास्ट में एलिमेंट आएगा वो लास्ट में निकलेगा। इंसर्शन कर सकते हैं कि बिल्कुल, इंसर्शन मतलब कहां से, कि टॉप से, हम किसी भी एलिमेंट की टॉप से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, यहां से रियर एंड से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। डिलीट कहां से करते हैं, रिमूव टॉप, पॉप पॉप जिसे हमने बोला था, पॉप से हम रिमूव करते हैं। और रिमूव कहां से करते हैं, फ्रंट एंड से रिमूव करते हैं। देन उसके बाद एक्सेस पॉइंट, असेस पॉइंट ओनली वन एंड से हम असेस पॉइंट कर सकते हैं, और यहां से दोनों पॉइंट से कर सकते हैं, फ्रंट एंड से भी और रेयर एंड से भी। उसके बाद यहां पर एक के एग्जांपल है, स्टैक्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट जैसे प्लेट होती है, जैसे प्लेट, कभी दावत में गए हैं ना, तो दावत में क्या होता है कि प्लेट, चिट्टे लगे रहते हैं प्लेट के ऊपर, जो सब, क्या आप जानते हैं जो सबसे नीचे वाली प्लेट है, ये सबसे नीचे वाली प्लेट है और आपको पसंद आ रही है, बट उसके ऊपर और प्लेट रखी है, क्या यार, सबसे पहले ये प्लेट जानी चाहिए, उसके बाद में उन प्लेटों को निकाल सकता हूं, ठीक है ना, उस प्लेट को मैं ले सकता हूं। तो सेम ऐसे ही एग्जांपल किसका है, स्टैक के अंदर होता है। देन उसके बाद यहां पर टिकट काउंटर, जो पहले आएगा वो टिकट उसकी पहली रहेगी, ठीक है। जैसे कभी क्या होता है कि हम वहां पर जाते हैं भंडारा खाने, तो भंडारा खाने में क्या होता है कि भाई एक लाइन लगी रहती है, लाइन, हाँ भंडारा खाना है मुझे, भंडारा, तो भंडेरे में क्या, भंडारा में क्या होता है कि लाइन लगी, गए पत्तल लेके, दे दो भाई, दे दो दे दो दे दो, तो वहां पर क्या है कि जो पहले आ रहा है वो उसको पहले मिलेगा खाना, ठीक है ना, ओके। देन उसके बाद एप्लीकेशन है, अनडू भी कर सकते हैं, रीडो भी, फंक्शन कॉल और शेड्यूलिंग और प्रिंटर क्यू, इसके एग्जांपल है। उसके बाद यहां पर अब हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं, क्लास जो कि सेकंड उप्स का पार्ट शुरू हो गया है आपका, तो वेरी वेरी इजी, हार्ड नहीं है। तो क्लास क्या होती है, क्लास जो बेसिकली होती है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, रियल लाइफ से एग्जांपल। जैसे ये मेरा स्टूडियो है, ठीक है, ये स्टूडियो, और इस स्टूडियो में ये रूम है, सबसे पहले रूम, और मैं रूम से पहले, इस रूम से पहले, स्टूडियो लगवाने से पहले मैं यहां पर क्या बनाता हूं, एक ब्लूप्रिंट बनाता हूं कि ये मेरा रूम है, इस वॉल पर मेरा रहेगा बोर्ड, और इस बोर्ड के आगे रहेगा कैमरा, और कैमरे के साइड में सीपीयू रहेगा, और यहां पर एक डेस्क रहेगी, बोर्ड के सामने डेस्क रहेगी, और यहां पर साइड में ऊपर लाइटिंग रहेंगी, या साइड साइड में एसी रहेगी, या जो भी आपको लगवाना है वो सब आपने लिख लिया, ठीक है, बना लिया, ब्लूप्रिंट आपने बना लिया, ठीक है। ये जो ब्लूप्रिंट बनाया है वही आपके पास क्या होती है, क्लास होती है, ये क्या होती है, क्लास। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब भाई ये पेन है, ये पेन आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बोर्ड है, ये जो आप बोर्ड पढ़ रहे हैं, या जो आप जिस फोन से आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो हो गया। तो उसके अंदर किसके अंदर, क्लासेस के अंदर जो फंक्शन या फिर जो भी एट्रीब्यूट यूज हुए हैं, या जो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर ना,
क्लियर। तो यहां पर पहला पॉइंट यही है कि ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने, ऑब्जेक्ट को क्या है कि यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, क्या ब्लूप्रिंट, पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, इस ब्लूप्रिंट बनाने के बाद फिर हमें स्टूडियो को सेटअप लगवाना पड़ेगा, बोर्ड लगवा दिया, कैमरा लगवा दिया, डेस्कटॉप रख ली एंड वॉटएवर। ठीक है, जो भी आपको लगवाना हो, तो वो जो आपने एलिमेंट या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लगवाए हैं उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपने लगवाए और जो नक्शा, एक तरीका से नक्शा ही तो बनाया, ये ब्लूप्रिंट ही तो बनाया, और ये आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, क्लास होती है। तो इट इज डिफाइंड एज डेटा वेरिएबल। तो इसके अंदर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डेटा को, भाई ये जो एलिमेंट यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने लगवाए ये आपके पास क्या है, डेटा है, या फिर फंक्शन मेथड, दैट इज ऑब्जेक्ट विल हैव। यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या रहेंगी, मेथड रहेंगे, मतलब फंक्शन रहेंगे, और फंक्शन के साथ साथ वेरिएबल या फिर डेटा रहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लास के अंदर दो ही चीज रहती हैं। अब दो चीज कौन कौन सी है, ये आपके पास कोई क्लास है, इस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट रहते हैं, एट्रीब्यूट को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, एट्रीब्यूट रहते हैं, और इस एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या बोल सकते हैं, फंक्शन रहते हैं, या क्या होते हैं, फंक्शन रहते हैं। तो बेसिकली दो ही चीज मेन है इस क्लास के अंदर। ठीक है, एट्रीब्यूट और फंक्शन, ये दो ही चीज रहती हैं किसी भी क्लास के अंदर। ए क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। जो भी आपके पास, सपोज आप कोई क्लास बना रहे हैं, तो क्लास कोई मेमोरी स्पेस नहीं करती है, क्लास कभी भी, उसके अंदर यदि आप ऑब्जेक्ट डालते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब मेमोरी स्पेस करेगी वो क्लास। लेकिन अगर आपने सिंपली क्लास बनाई है तो कोई भी मेमोरी स्पेस नहीं करती है वो क्लास। ठीक है, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड मेमोरी इज लोकेटेड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस आर क्रिएटेड। अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास बना रहे हैं तब वो मेमोरी क्रिएट करेगी। ठीक है ना, द मेन पर्पज ऑफ ए क्लास टू इंप्लीमेंट टू कंसेप्ट द इनकैप्सुलेशन। तो जो मेन पर्पज रहता है क्लास को इंप्लीमेंट करवाने का, वो इनकैप्सुलेशन होता है इन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, इनकैप्सुलेशन सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ मेन पॉइंट यहां पर लिख रखे हैं। क्या है कि ब्लूप्रिंट आपको क्रिएट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। देन उसके बाद कंटेन डेटा मेंबर होते हैं, डेटा मेंबर मतलब एट्रीब्यूट। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि घबराना नहीं है कि सर डेटा मेंबर क्या हो गया, भाई ये आपके पास एट्रीब्यूट है, वही तो आपके पास क्या है, डेटा के जो मेंबर हैं वो। देन उसके बाद मेंबर फंक्शन, और जो दूसरा बताया वो हमने मेंबर फंक्शन मतलब फंक्शन बताया। तो सपोर्ट इनकैप्सुलेशन, उसके बाद डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास कीवर्ड। अगर हमें क्लास को डिक्लेयर करना हो तो क्लास, ये जो क्लास कीवर्ड है इससे डिक्लेयर करते हैं, किस प्रोग्रामिंग में, C++ में। ठीक है, तो C++ आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है आपके में। यहां पर कुछ कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट डेटा मेंबर्स रहता है जो वेरिएबल को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर, वेरिएबल दैट स्टोर डेटा। ठीक है, और देन उसके बाद नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन, जो फंक्शन उसका बिहेवियर बताएगा। देन उसके बाद असेस स्पेसिफायर, मतलब ये पब्लिक रखना है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, या जैसे पब्लिक में क्या हुआ कि आपके पास एक पब्लिक, एक तरीका से क्या है, पब्लिक टॉयलेट है, तो पब्लिक टॉयलेट में मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं, या और भी कोई जा सकता है, वॉटएवर जो भी पर्सन है वो सब यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, पब्लिक, मतलब क्या हुआ, एक तरीका से जो भी आपके पास क्लास बनाई है उसको कोई भी इंसान यूज कर सकता है, कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। उसके बाद प्राइवेट में क्या होता है कि आपका घर का वॉशरूम है तो आप ही उसको यूज कर सकते हैं, तो वो आपने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, कि मैं और मेरी फैमिली के मेंबर ही यूज करेंगे, तो वो मैंने प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो आपने प्राइवेट को बता दिया। देन उसके बाद प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर बाय द वे मेरे घर फ्रेंड आ जाते हैं मेरे, ठीक है, तो वो उस वॉशरूम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आए गए तब उस वॉशरूम को आपने यूज किया, आपके फ्रेंड ने, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। क्या है, प्रोटेक्टेड।
इज दैट क्लियर? देन यहां पर इसके कुछ फीचर हैं। सपोर्ट इनकैप्सुलेशन, बार बार वही कि हेल्प इन डेटा हेडिंग, डेटा हेडिंग में इसको हेल्प करता है ये। इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी, तो रीयूजेबिलिटी में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंप्रूव करता है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड एंटिटीज, यहां पर मैंने लिख रखा है कि पब्लिक, पब्लिक का मैंने आपको बता दिया। पब्लिक का क्या होता है कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी बैठा हुआ आपके कोड को एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक, ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे ये। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में ओनली असेस्ड विद इन द सेम क्लासेस, दे कैन नॉट बी डायरेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये जो यहां पर बनाया है ये प्राइवेट के लिए है, ये प्रोटेक्टेड के लिए है, और शायद यहां पर मैंने पब्लिक के लिए बनाया है, ठीक है। तो यहां पर हर कोई पर्सन यूज कर सकता है। आपने पब्लिक कर रखा अपना प्रोग्राम, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। देन यहां पर आपने उस प्रोग्राम को प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर क्या करा आपने, प्रोटेक्टेड, कि मेंबर्स डिक्लेयर्ड आर प्रोटेक्टेड कैन बी असेस्ड विद इन द सेम क्लास एंड आल्सो ड्राइव्ड चिल्ड्रन क्लासेस बट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। देन यहां पर कुछ नोट करके वही इन तीनों का कंक्लूजन इस नोट में लिखा है कि पब्लिक क्या करता है, प्राइवेट क्या करता है और प्रोटेक्टेड क्या करता है। तो असेसेबल इनसाइड क्लास, इनसाइड क्लास के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं और ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, बट असेसेबल ओनली इनसाइड, और ये एवरीवेयर, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, तो देख लीजिए आप 2013, 14, 15 और 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि जो क्लास, जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उस ब्लूप्रिंट के अंदर जो भी हमने मटेरियल या जो भी फंक्शन या जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटीज, रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड ऑक्युपाइज मेमोरी, और ये मेमोरी को ऑक्युपाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी को ऑक्युपाई करता है, बट जो क्लास रहती है वो ऑक्युपाई नहीं करती है। ऑब्जेक्ट यूज द वेरिएबल एंड फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसके, वेरिएबल और फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, अंदर डिफाइन, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर डिफाइन होगा। ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू असेस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास यूजिंग डॉट। तो इसको हम यूजिंग किससे करते हैं, यूज किससे करते हैं कि सपोज हमें असेस करना हो, कोई भी डेटा मेंबर असेस करना हो या फिर मेंबर फंक्शन असेस करना हो ऑफ ए क्लास, क्लास का कोई भी मेंबर असेस करना हो, ठीक है, असेस करना हो, तो किसको हम यूज करके, डॉट को यूज करके, डॉट ऑपरेटर का आप यूज करेंगे तो आप इजीली असेस कर पाएंगे। देन यहां पर मेन पॉइंट वही है, मेन पॉइंट क्या है कि इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है, ऑक्युपाई करती है मेमोरी, यूज टू असेस क्लास मेंबर के लिए, और एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो यहां पर ये वही है C++ का कोड, C++ का यहां पर आप देखेंगे ये प्राइवेट। तो यहां पर क्लास कार नाम का फंक्शन बनाया, तो यहां पर दो है, पहला स्ट्रिंग बनाया, देन उसके बाद इंट में, और यहां पर आपके पास क्या है, पब्लिक, तो यहां पर आपने पब्लिक के लिए बनाया और ये आपने प्राइवेट अपने पर्पस के लिए बनाया। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपने ब्रांड बी और स्पीड एस के लिए दो फंक्शन बनाए गए हैं। जब आपने दो फंक्शन यहां पर आपने बना लिए तो यहां पर वॉइड डिस्प्ले, आपको क्या डिस्प्ले करवाना है कि ब्रांड, तो ब्रांड यहां पर क्या है, ब्रांड बी आएगा आउटपुट में, और यहां पर स्पीड मतलब एस आपके पास आउटपुट में आएगा, ठीक है। और यहां पर C1 जो आपके पास कार1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और C1 सेट डेटा टोयोटा, जैसे सपोज यहां पर दो वेरिएबल आपके पास हो जाते हैं, और देन उसके बाद यहां पर रिटर्न 0 और उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो यहां पर प्राइवेट ओनली आप इसको यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए, और इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। ओके, देन यहां पर नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेनेशन। मैंने इस जो आपके पास ये जो कोड लिखा गया इसको एक्सप्लेन यहां पर मैंने कर रखा है कि यहां पर जो कार है, ये जो कार है, ये वाली जो कार है, आप देखेंगे ये जो कार है ये यहां पर क्या है आपके पास क्लास। ये जो कार है ये आपके पास क्या है क्लास है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो कार है ये आपके पास क्या है क्लास हुई, और यहां पर ये ब्रांड और स्पीड जो है वो डेटा मेंबर है। अब ब्रांड जैसे यहां पर आप देखेंगे ये जो ब्रांड है और ये जो स्पीड है ये आपके पास क्या है डेटा मेंबर है, ठीक है। डेटा मेंबर मतलब एट्रीब्यूट है। और ये जो सेट डेटा है या डिस्प्ले है ये आपके पास फंक्शन है। सेट डेटा या डिस्प्ले, ये जो आपके पास सेट डेटा है या फिर डिस्प्ले, सेट डेटा, ये जो सेट डेटा है और ये आपके पास डिस्प्ले, ये जो है वो आपके पास क्या है दो फंक्शन है, दो फंक्शन, ठीक है, जिसे आप मेंबर फंक्शन के नाम। तो C1 यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है क्लास कार1 का, और यहां पर मेमोरी एलोकेट हो जाती है, मतलब ऑक्यूपाई करेगा C1, ठीक है। और यहां पर क्या है कुछ ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस मैंने बता रखा है, क्या क्या डिफरेंस है तो ये आप इसको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। तो क्लास क्या है ब्लूप्रिंट है या फिर टेम्पलेट है, और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है। देन उसके बाद लॉजिकल एंटिटी है और ये आपके पास फिजिकल एंटिटी है। इसमें कोई भी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें मेमोरी को स्पेस करता है। डिक्लेयर एक बार डिक्लेयर होती है, बस ओनली वन टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं। और कैन बी क्रिएटेड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है रियल लाइफ एग्जांपल क्लास ब्लूप्रिंट ऑफ ए हाउस। जब आपका घर बनना हो तो आपके घर बनने से पहले आपका नक्शा बनाया जाता है कि हाँ ये मेरा पर्सनल रूम, यहाँ क्या कि एक हॉल बनवाऊंगा, अपने गेस्ट आएंगे, और ये मेरा पढ़ने वाला रूम रहेगा, वो मेरा सोने वाला रूम रहेगा। तो 4-5 रूम आपने बनवा लिए अपने घर में और रहते हैं आप अकेले, फिर क्या ही फायदा उस रूम का, ठीक है। ओके तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअल हाउस बिल्ट फ्रॉम ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि आपने वो हाउस बनवाया है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके देन यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कुछ टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर पहला जो टाइप है वो आपके पास लोकल ऑब्जेक्ट है। ए लोकल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड ए फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है। फंक्शन अभी आपको दिखाया जो वॉइड और डिस्प्ले था वो सेट इन जो था, और ये आपके पास वॉइड जो था और या फिर डिस्प्ले जो था वो आपके पास फंक्शन था। उस फंक्शन के अंदर ये क्या होता है क्रिएट होता है। इट इज असेसेबल ओनली विद इन दैट फंक्शन और इट इज अ डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली व्हेन द फंक्शन एंड। अगर कोई फंक्शन एंड है तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसके कुछ पॉइंट हैं, क्या है क्रिएट इनसाइड ए फंक्शन, लिमिटेड स्कोप है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। एग्जांपल वॉइड डिस्प्ले। अब ये आपके पास वॉइड डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले है ये आपके पास क्या है फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट S1 आपने ये क्या दे रखा है लोकल ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है लोकल ऑब्जेक्ट। अगर ये डिस्प्ले जो है ये क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, ये फंक्शन फिनिश हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबल फंक्शन इज ए क्रिएटेड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, सभी फंक्शन के ये बाहर क्या होगा क्रिएट होता है। इट इज असेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पर भी आप इस ग्लोबल फंक्शन के अकॉर्डिंग कहीं पर भी अपने फंक्शन को असेस कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन असेसेबल थ्रू द प्रोग्राम एग्जिस्टिंग अंटिल प्रोग्राम एंड, जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होता है तब तक ये एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट S1 है, ये जो आपके पास स्टूडेंट S1, यहां पर आपने कोई फंक्शन लगाया नहीं, ठीक है, तो इसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट। स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक्स कीवर्ड। देन उसके बाद इट रिटेन इट्स वैल्यू थ्रू द प्रोग्राम एंड क्रिएटेड ओनली वंस, एक बार इसको ही हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम, एक बार अगर आप एंटर हो गए प्रोग्राम में तो एंटर हो गए। उसके बाद इनिशियलाइज ओनली वंस। देन उसके बाद रिटेन प्रीवियस वैल्यू। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास स्टैटिक्स स्टूडेंट S1 है ये आपके पास क्या है स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट। डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्या है,
डायनेमिक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एट ए रन टाइम। यदि आप कोई नया कीवर्ड क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्रिएट होता है। मेमोरी इज allocated the heap and must be released using delete। तो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एट रन टाइम, स्टोर इन हीप मेमोरी में स्टोर होता है, मस्ट इन मैनुअल डिलीटेड, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है। तो यहां पर इसका ये एग्जांपल लिखा है। तो यहां पर स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 में पूछा गया है क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये क्या होता है, क्लास आपका पास प्राइवेट होता है, स्ट्रक्चर पब्लिक है। देन उसके बाद सिक्योरिटी, मोर सिक्योर डेटा हेडिंग, देन उसके बाद लेस सिक्योर, उसके बाद यूजिंग ऊप्स इसमें यूज करते हैं और इसमें मेनली ग्रुप डेटा यूज होता है। और यहां पर क्या है, सपोर्टेड है, इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, सपोर्टेड इन C++, ओनली C++ में ही सपोर्टेड है। फंक्शन कैन हैव फंक्शन, यहां पर फंक्शन होता है, और फंक्शन इन C++। तो यहां पर क्या हुआ, क्लास और स्ट्रक्चर मेन है यहां पर। तो क्लास क्या होती है, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट यूज्ड फॉर oops, तो oops में इसका यूज होता है प्राइवेट बाय द डिफॉल्ट, और स्ट्रक्चर पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट यूज फॉर ग्रुपिंग डेटा, जहां पर डेटा ग्रुप में होगा वहां पर स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं। उसके बाद डिफरेंट वेराइटीज हैं, टाइप्स, या आप बोल सकते हैं, या फिर टाइप्स हैं क्लासेस की। क्लासेस के क्या हैं, ये टाइप्स हैं। तो पहला है आपके पास सिंपल और नॉर्मल क्लास। A basic class then contain data members and member function. It is used to create object normally। तो यहाँ पर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, कंटेन करता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट नॉर्मली, तो यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि ए क्लास दैट कंटेन एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, एक बार एक वर्चुअल फंक्शन यूज होता है, एट लीस्ट कम से कम एक प्योर फंक्शन वर्चुअल फंक्शन आपको यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट इज मेनली यूज्ड फॉर द बेसिस क्लास। अभी हम बताएंगे ये जो बेस क्लास है ये क्या होती है, अभी हम बताएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। उसके बाद कंक्रीट क्लासेस, ए क्लास दैट डज नॉट कंटेन एनी प्योर, तो यहां पर प्योर होता है एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, किसमें, कंक्रीट क्लासेस में। बेस को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट नोड, पेरेंट क्लास बोलते हैं। अब पेरेंट्स क्लास क्या होती है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके क्या है, पेरेंट, तो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपके अंदर क्या आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आपके पेरेंट्स के भी कुछ लक्षण आप में आते हैं या नहीं। तो यहां पर ये जो बेस है, बेस की क्या है कि बेस मतलब आपके पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाती हैं। तो सेम ऐसे ही एक क्लास हुज प्रॉपर्टी, जो एक क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, एंड फंक्शन आर इनहेरिटेड, वो उस हमारे अंदर आ जाती है, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। तो सेम ऐसे ही जो भी एक क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर फंक्शन हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं दूसरी क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर। सपोज मैंने एक क्लास पहले बना दी, देन उसके बाद मैं दूसरी क्लास बनाना चाहता हूं, तो पहली क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास के अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ड्राइव्ड क्लास ही तो होती है जो प्रॉपर्टी आपके अंदर आई है, जो हम हैं, वो जो हम हैं वो हम क्या है, ड्राइव्ड क्लास, हम क्या है, ड्राइव्ड क्लास। और जो हमारे पेरेंट हैं वो बेस क्लास, जिसे आप पेरेंट्स क्लास के नाम से जानते हैं। तो यहां पर वही है, ए क्लास इज दैट इनहेरिटेड, ठीक है, द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, ठीक है ना, समझ में आई। देन उसके बाद नेक्स्टेड क्लास, ए क्लास दैट डिक्लेयर्ड इनसाइड द अनदर क्लास, तो दूसरी क्लास के
अंदर ये डिक्लेयर्ड होती है नेस्टेड क्लास। उसके बाद फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास क्या होती है? ए क्लास दैट अलाउ टू असेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अनदर क्लास। तो ये जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड क्लासेस में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आपके पास कोई फ्रेंड है और आपने कोई फंक्शन बनाया या कोई प्रोग्राम बनाया, और जिस प्रोग्राम के अंदर आपने अपना प्रोग्राम प्राइवेट रख रखा है। क्या है? प्राइवेट। अगर उस प्राइवेट प्रोग्राम के अंदर मैं उस फ्रेंड को उसके अंदर क्या कर देता हूं? इंक्लूड कर देता हूं, तो वो जो मेरा फ्रेंड है वो कहीं पर भी उस प्रोग्राम को असेस कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड क्लास। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस है टाइप कास्टिंग और ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, जैसे आप कंपाइलर में जाएंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ही किसी भी इंट वैल्यू को, सपोज आप इंट ले लीजिए, इंट को वो ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, या फिर कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देगा इंट में, तो वो ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, जिसे आप इंप्लिसिट कन्वर्जन आप बोलते हैं। और टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि मैन्युअली हम जबरदस्ती काम करवाते हैं, जबरदस्ती। ठीक है, कि हां इसको तुझे करना ही पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट टाइप कास्टिंग। तो यहां पर यही पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इट हैपन ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली होती है। जैसे यहां पर क्या है एग्जांपल, इंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फ्लोट में, या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इंटीजर में। ठीक है, तो सेम ऐसे यहां पर टाइप कास्टिंग को दूसरे नाम से बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो इट इज डन बाय मैन्युअली बाय द प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग यहां पर जबरदस्ती उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कन्वर्टिंग फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया या फिर डबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो यहां पर मैंने ये बताया गया। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद टाइप कास्टिंग और ऑटोमेटिक में मैंने यहां पर कन्वर्ट्स डिफरेंस बताया। क्या है कि मैन्युअली, इसमें हम मैन्युअली कन्वर्जन करते हैं वन डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप्स में, और यहां पर ऑटोमेटिक होता है वन डेटा टाइप्स आर कन्वर्ट इनटू द अनदर डेटा टाइप्स बाय द कंपाइलर करता है ऑटोमेटिक। देन यहां पर प्रोग्रामर है, यहां पर ये क्या करता है? कंपाइलर। यहां पर हम करेंगे और यहां पर ऑटोमेटिकली कंपाइल। तो इसका दूसरा नाम ये है एक्सप्लिसिट, और इम्प्लिसिट इसका दूसरा नाम है मे कॉज डेटा लॉस। इसमें हम डेटा लॉस के कुछ कारण हो सकते हैं। यहां पर डेटा क्या रहता है? सिक्योर रहता है। ठीक है, स्मॉल टू लार्ज। और यहां पर जैसे कन्वर्टिंग फ्लोट को, हमने फ्लोट को किसमें? इंटीजर में कन्वर्ट किया मैन्युअली, और यहां पर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया ऑटोमेटिकली। ये कंपाइलर ने किया, ये हमने किया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर हम पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल आप फंक्शन बोल सकते हैं जो ऑटोमेटिकली क्लासेस में यूज किया जाता है। ऑटोमेटिकली क्लासेस में यूज किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है, वो उस क्लासेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर यही पहला पॉइंट यही है कि ए कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, इट इज अ मेन पर्पस टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। तो जो भी क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहां पर हैज द सेम नेम, तो यहां पर क्या है? सेम नेम रहता है। यहां पर क्या है? सेम नेम। जैसे सेम नेम कंस्ट्रक्टर, कोई कंस्ट्रक्टर अगर हमें क्लास है तो क्लास के नेम से, यदि टीचर है तो टीचर के नेम से, सेम नेम जो रहेगा उस सेम नेम से ही हम इसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ऑटोमेटिकली मैंने अभी बताया, ऑटोमेटिकली आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि आप लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टर
कि इसको डिफाइन करो या इसको एग्जीक्यूट करो, नहीं, ऑटोमेटिकली करेगा। यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर, डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, आपको वॉइड भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। कैन बी ओवरलोडेड, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अलाउ, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अलाउ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज है, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, एक कंस्ट्रक्टर ने इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, एंश्योर डेटा सेफ्टी एंड द ऑब्जेक्ट फॉर द यूज इन इमीडिएटली, ठीक है, ऑटोमेटिकली यूज करता है। देन उसके बाद टाइप्स हैं इसके कंस्ट्रक्टर के, तो कंस्ट्रक्टर की यहां पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है बार बार। देन इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो पहला टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा टाइप है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद है तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट में क्या होता है कि टेक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू नहीं होती है, कोई भी आर्गुमेंट, इसके अंदर जो वैल्यू रहेंगी जो इनिशियलाइज हैं, जो इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यू है वही रहती हैं। उसके बाद पैरामीटराइज्ड फंक्शन, तो टेक्स वन और मोर आर्गुमेंट, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू नहीं है, इसके अंदर आर्गुमेंट एक से ज्यादा भी वैल्यू सकती है, एक भी हो सकती है या फिर मोर आर्गुमेंट हो सकते हैं। इट अलाउ इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यू एट ए टाइम ऑफ ए क्रिएशन। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आपके पास क्या होता है, फोल्डर है या फिर कोई फाइल है, उस फाइल या फिर आप छोड़ो, फोल्डर भी छोड़ो, फाइल भी छोड़ो, आपके पास अपना एक फोटो है, उस फोटो के आप क्या बोलते हैं, कॉपी, उसकी आप क्या कर लिया, कॉपी। तो आपने उस फोटो की कॉपी की है, और जो कॉपी की है वो आपके पास क्या बना है, वो क्या आपके पास क्या बना है, एक नई ऑब्जेक्ट बनाया है, नया ऑब्जेक्ट, नई कॉपी बनी है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेम क्लास। उसके बाद डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट यूजिंग ऑपरेशन लाइक न्यू। तो इस सेम जैसे डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में सेम जैसे यहां पर आपने कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो सेम इसमें ही हम डायनेमिक मेमोरी आ जाती है इसके अंदर। कोई भाई आपने कोई नया ऑब्जेक्ट यूज किया, नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो वो नई मेमोरी स्पेस करेगा या नहीं, कि बिल्कुल ऑफ कोर्स करेगा सर। तो सेम ऐसे कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि व्हेन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्शन को यूज करता है सेम क्लासेस के लिए, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहां पर आर्गुमेंट, यहां पर चारों टाइप्स लिख रखे हैं, डिफॉल्ट भी, पैरामीटराइज्ड, कॉपी और डायनेमिक में, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद डिस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या है कि सेम ऐसे स्पेशल मेंबर है फंक्शन का, दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। अगर आपके पास सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम क्या हो गया, आपका फिनिश हो गया, ठीक है, उस फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। ओके, आगे ना समझ में। ओके, नेक्स्ट हम, इट इज मेन पर्पस टू रियलाइज रिसोर्स लाइक मेमोरी और फाइल। तो इसके अंदर क्या है, मेमोरी और फाइल से इसके एग्जांपल है, हैज द सेम नेम रहेगा, जिसे हम इस नाम से टाइडल बोलते हैं, टाइडल सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी क्लासेस को। ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यूज टू फ्री रिसोर्सेज, डज नॉट have a return types, cannot be overload any more destructor per classes। तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर मैंने यहां पर लिख रखे हैं। जो कंस्ट्रक्टर होता है यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट
और यूज टू क्लीन अप रिसोर्स। ठीक है, जो भी आपके पास जो भी कोई मेमोरी बची है, सपोज डिस्ट्रक्चर क्या करता है कि आपका प्रोग्राम हो गया फिनिश होने के बाद जैसे मेमोरी है, उस मेमोरी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उस मेमोरी को क्या करता है, डिलीट कर देता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं रियल लाइफ से, स्कूल है, स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद टीचर्स और स्टूडेंट क्या हो, सभी घर पर चले जाते हैं, तो साफ सफाई करने वाले आते हैं, तो साफ सफाई करने वाले क्या करेंगे, उस रूम को साफ करेंगे। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली आए हैं, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे टीचर्स जो हैं वो घर पे चले गए और वो आए, रूम की साफ सफाई कर दी। ऐसे ही सेम क्या होता है कि आपके पास जो भी कोई ऑब्जेक्ट या क्लास रहती है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेम ऐसी है यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर डिफरेंस मैंने बताया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अंदर, तो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट और इन डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, वहां पर डिलीट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देन उसके बाद कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और यहां पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। यहां पर सेम नेम एज क्लास, सेम नेम विद इस सिंबल के साथ। ओके, देन कैन बी ओवरलोडेड और कैन नॉट बी ओवरलोडेड। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर विद ए प्रोग्राम, तो यहां पर वही डेफिनेशन जो पीछे मैंने लिखी हुई है आप देखेंगे, वही है, स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो वही दोनों पॉइंट पीछे से उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी किए, तो वही है, बस यहाँ पर मेन क्या है, प्रोग्राम से आपको पढ़ना है। तो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा ना, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा, जितना भी है भाई थोड़ा सा कर लेना, कि यहाँ पर एक क्लास है, और क्लास ये क्या है आपके पास, स्टूडेंट नाम से, यहाँ पर आपने इस प्राइवेट क्लासेस को केवल मैं ही यूज कर सकता हूं, आप यूज नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर पब्लिक भी हमने बनाया है, तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर, तो इसको पब्लिक है मतलब कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी। देन उसके बाद डिस्ट्रक्चर हमने बनाया, तो डिस्ट्रक्चर के लिए ये हमें प्रिंट करवाना है। उसके बाद वॉइड, ये हमने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। इफ ये क्या बना दिया, फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के बाद ये यहाँ पर जो पब्लिक है और प्राइवेट है ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। देन उसके बाद एक फंक्शन और बनाया है हमने मेन, जिसके अंदर मैंने नाम लिखा है अंकुश। क्या लिखा है, अंकुश। और ये आपके पास अंकुश इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अंकुश क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट। तो देखेंगे डिस्ट्रक्चर कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय द अंकुश, तो स्टूडेंट नेम क्या है, अंकुश। ठीक है, स्टूडेंट नेम क्या है, अंकुश। तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट नेम। तो डिस्ट्रक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय फॉर अंकुश। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने उसी का, किसका, प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन कर रखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट S1 जो है वो क्रिएट हमने की है, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा ऑब्जेक्ट को, उसके नेम को। देन उसके बाद यहां पर डिस्प्ले जो फंक्शन है, मैंने अभी बताया जो डिस्प्ले है वो क्या है, फंक्शन है, प्रिंट दिस नेम, उस नेम को प्रिंट करवाएगा जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। डिस्ट्रक्चर भी सेम ऐसे ही करेगा, प्रिंट करवाएगा उस मैसेज को। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर फ्रेंड फंक्शन बेसिकली वही है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके घर में कोई फ्रेंड आता है, तो फ्रेंड क्या करेगा, आपके प्राइवेट वॉशरूम को यूज करेगा। तो सेम ऐसे ही क्या होता है कि आपकी प्राइवेट फाइल को, प्राइवेट प्रोग्राम को आपका फ्रेंड यूज कर सकता है, यदि आपने उसको उसके अंदर ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर वही पॉइंट लिखा है कि ए फ्रेंड फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए क्लास बट इज अलाउड टू एक्सेस। आपने क्या करा है, उसको परमिशन दिया, एक्सेस दिया है, द प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट मेंबर ऑफ द क्लास। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, तो इनसाइड द क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है, जो कि फ्रेंड कीवर्ड के नाम से यूज करते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट अ मेंबर फंक्शन, इट हैज अ स्पेशल परमिशन टू एक्सेस द क्लास इंटरनल डेटा।
क्लास के जो अंदर डेटा है उसको असेस करने की परमिशन आपने दी है, तभी आपका फ्रेंड एक्सेस कर सकता है। तो यहां पर वही है, टू असेस प्राइवेट डेटा फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, टू परफॉर्म ऑपरेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर क्लासेस, टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। यहां पर इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, जैसा आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर क्या है मैंने कि सेम क्लास सैंपल नाम की बनाई है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों बनाए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले करवाया और ये हमें ये वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, वैल्यू ऑफ नंबर इज, ठीक है। उसके बाद नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, वेरिएबल, और यहां पर हमने इंट दूसरा नेम दूसरा फंक्शन डिसाइड किया है, और इस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कितना है 50, तो 50 इसके अंदर क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, जो वैल्यू ऑफ नम इज, वो कितनी वैल्यू है, तो यहां पर कितना आउटपुट आपके पास आ जाएगा 50 का आउटपुट आ जाएगा। तो कॉल फ्रेंड फंक्शन, यहां पर आपने अपने जो फ्रेंड है, तो फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन, ये फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। देन जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो आपने क्या करा, आपने अपने फ्रेंड की परमिशन को यूज किया, और यूज करने के बाद जो वैल्यू हमें प्रिंट करवानी थी वो यहां पर प्रिंट होके आ जाएगी, जो कि 50 है, ठीक है। ओके, समझ में आया ना। नेक्स्ट उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इट इज नॉट अ मेंबर, मेंबर नहीं है, क्लास का मेंबर नहीं है। सेम डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड होता है, जो कि फ्रेंड के नाम से यूज किया जाएगा। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास रहते हैं, सेम ऐसे ही कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, नॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यहां पर ना तो ऑब्जेक्ट के लिए ना फिर डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। डज नॉट यूज्ड दिस पॉइंटर, कैन बी फ्रेंड और ए मोर देन वन क्लास, आपका जो फ्रेंड है वो मोर क्लास भी यूज कर सकता है, ठीक है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसिंग क्लास डेटा। इनहेरिटेंस इन C++, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था क्या है कि आपके पेरेंट्स के कुछ फीचर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली इनहेरिटेंस। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक क्लास को डिफाइन किया है जो कि पेरेंट्स क्लास है, ठीक है। उस पेरेंट्स क्लास के जितने भी फंक्शन है, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, वो दूसरी क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, उसको आप बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहां पर वही है, इट अलाउ द क्लास टू एक्वायर दैट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन, डेटा मेंबर्स जो भी डेटा है या फिर फंक्शन है ऑफ एन अदर क्लास, तो वो क्या हो जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टी और या उसका बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही द क्लास ऑफ गिव्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड, जो आपके पास जो प्रॉपर्टी, ऐसी क्लास, द क्लास दैट गिव्स, जो क्या करती है, गिव करती है प्रॉपर्टी। सपोज ये आपके पास पेरेंट है और ये हम हैं, मतलब पेरेंट्स मतलब मैं, ये मेरे पिताजी हैं या पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं। देन उसके बाद यहां पर मैं हूं मतलब ए मैंने बना दिया, और ये आपके मेरे पेरेंट्स हैं दोनों। तो मेरी मतलब मेरे पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी मेरे अंदर आ जाएंगी, जो यहां पर ये जो P है इसको हम बोलते हैं बेस पेरेंट क्लास, ठीक है। बेस बोल दीजिए या पेरेंट्स क्लास बोल दिए, और यहां पर जो मैं हूं उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ड्राइव्ड या फिर चाइल्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सेम ऐसे ही है कि द क्लास दैट इनहेरिटेड दैट प्रॉपर्टी इनटू द इज कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्लासेस। तो कुछ प्रॉपर्टी है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए, क्योंकि आपने एक बार क्लास डिफाइन करी उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन,
इसको कोड को, जो कोड है वो डुप्लीकेट को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। इम्प्रूव प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सपोर्ट हिरारिकल क्लासिफिकेशन, हेल्प इन अचीविंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पर सेम इसके कुछ टाइप्स हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब ओनली ड्राइव्ड क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम द वन बेस क्लासेस। मतलब क्या है कि एक बेस क्लास से एक ड्राइव्ड क्लास बनी है, उसको हम बोलते हैं सिंगल, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो एक बेस क्लास से और एक क्या बनी है, आपके पास ड्राइव क्लास बनी है, तो ये आपके पास क्या हुई है, सिंगल। तो यह यहां पर इसका कोड लिखा हुआ है, जैसा आप इस कोड को देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में कोड, बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि आप लिख के आ सकते हैं। देन उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या मतलब हुआ कि वन ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। आपके पास बेस क्लास जैसे ये B1 है और ये आपके पास B2 है, इससे आपको क्या बनानी है, एक ड्राइव्ड क्लास बनानी है। तो आपके पास दो या दो से ज्यादा बेस क्लास हो सकती हैं और उनसे एक ड्राइव्ड क्लास आप बनाते हैं, ठीक है। तो सेम यहां पर वही है कि आपके पास B1 B2 देन उसके बाद ड्राइव्ड क्लास आपने बनाई है। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल या डायग्राम है। देन उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में व्हेन ए क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। तो इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो मल्टी लेवल में क्या होता है, क्या है कि आपके पास ये बेस क्लास के बाद आपने क्या बनाई, आपने बनाई इंटरमीडिएट बेस क्लास। मतलब ये आपके पास क्या हुए, ग्रैंडफादर, देन उसके बाद फादर के बाद आपके बच्चे, मेरे नहीं आपके, ठीक है ना। देन यहां पर आपके बच्चे हुए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ड्राइव्ड क्लास। तो एक क्लास के बाद फिर दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास, मतलब मल्टी लेवल में गई है। जैसे ए के बाद क्या आता है, बी, और बी के बाद क्या आता है, सी। तो सेम ऐसे ही जो सी है वो ए का क्या लगा, सर चाइल्ड, और ये जो ए है वो आपके पास क्या हुए, ग्रैंडफादर, ठीक है। ये आप बेसिकली ग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ में, कलरिंग में, कलर ग्राफ में जो हम पढ़ते हैं उसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास रहती हैं, मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम सिंगल बेस से ही समझ में आना चाहिए कि आपके पास B1 है, ये आपके पास क्या है, B1 दिख रहा है ना, B1। इस B1 से आपके पास ड्राइव D1 भी बनी है, D1 भी बना है, देन उसके बाद D2 भी बना है, देन उसके बाद D3 भी बना है। तो ये आपके पास क्या है, तीन ड्राइव्ड क्लास बनी है फ्रॉम एक सिंगल बेस क्लास से आपके पास तीन ड्राइव्ड क्लास बन के आई है, उसे हम बोलते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो यहां पर एक बेस से तीन ड्राइव्ड क्लास बन के आई हैं, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम देख लीजिएगा। देन उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हाइब्रिड मतलब दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब क्या है, हाइब्रिड से ही समझ में आना चाहिए कि आपने एक सिंगल लिया, एक मल्टी लिया, दोनों का आपने कंबाइन कर दिया और बना दिया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सेम ऐसे ही हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू और मोर टाइप्स ऑफ ए इनहेरिटेंस सच एज मल्टीपल और ए मल्टी लेवल। तो इसमें हमने मल्टीपल लिया है और मल्टी लेवल लिया है, तो आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, मल्टी लेवल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल डायग्राम, ये आपको डायग्राम बना के आना आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ड्राइव्ड क्लास, तो ड्राइव्ड क्लास मैंने आपको बताई दी। ड्राइव्ड क्लास क्या होती है कि जो भी प्रॉपर्टी हमारे अंदर आई है, जो पहली क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास के अंदर आई हैं, जो दूसरी क्लास है वो आपके पास क्या होती है, ड्राइव्ड क्लास होती है। ए ड्राइव्ड क्लास इज ए क्लास दैट
inherits the property, data members and behavior member function of a data of another class. The class from which inheritance is called the base class. तो यहाँ पर इसके कुछ ये क्या है, ड्राइव क्लास के कुछ फीचर हैं. यूज टू फीचर ऑफ द बेस क्लास एड इट्स ऑन न्यू फीचर. कोई नया फीचर हमें ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. इनहेरिटेंस हेल्प द कोड रीयूजेबिलिटी और बेटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो जनरल सिंटैक्स जो रहता है ड्राइव्ड का, वो आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस का क्या है, वो कोड, मतलब एक तरीका से सिंटैक्स क्या है कि बेस क्लास में डेटा मेंबर ये हुआ, आपके पास ये क्या हुआ, मेंबर फंक्शन. उसके बाद क्लास ड्राइव, यहाँ आपने क्लास के अंदर ड्राइव क्लास को डिफाइन किया हो तो उसकी सभी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती हैं, किसकी, बेस क्लास की. ठीक है, तो एडिशनल डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन. तो यहाँ पर बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास में अंतर है, डिफरेंस है. 2012-13 में ये पूछा गया है. तो आप देखेंगे बेस क्लास की डेफिनेशन कि ए क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास. तो बेस क्लास क्या है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में चली जाती है, वही बेस क्लास होती है. ड्राइव क्लास जो प्रॉपर्टीज आई हैं दूसरी क्लास की, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास. देन उसके बाद आल्सो कॉल्ड पेरेंट्स क्लास बोलते हैं या सुपर क्लास बोलते हैं. ये चाइल्ड क्लास होती है या फिर सब क्लास होती है. इसका रोल प्रोवाइड्स कॉमन फीचर, सभी जितने भी कॉमन फीचर होते हैं या कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं सभी किसके अंदर पहुंच जाती हैं, ड्राइव्ड के लिए. तो एक्सटेंडेड और मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर हम ड्राइव क्लास में इन फीचर कोई भी कुछ मॉडिफाई करना होता है तो वो हम कर सकते हैं. ठीक है. देन उसके बाद एक्ट एज ए सोर्स ऑफ ए रीयूजेबल कोड. तो रीयूजेबल कोड, अगर मैं बाय द वे अगर मैं क्लास 1 में, या आपके पास क्या है क्लास 1, ये आपके पास क्लास 1, इस क्लास 1 में मैं यहां पर कोई भी चेंज करता हूं, ठीक है, ये कोई भी चेंज, तो ऑटोमेटिकली क्लास 2 में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए. तो एसेस तो कैन नॉट अफेक्ट ड्राइव्ड क्लास, और इसको असेस कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यहां पर मेंबर्स, इसमें मेंबर होते हैं इसके डिपेंडिंग ऑन असेस स्पेसिफायर. तो इसमें हम पहले क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद क्रिएट आफ्टर बेस क्लास के बाद क्रिएट करते हैं. उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म. जो पॉलीमॉर्फिज्म, यदि आप स्टार्टिंग से ही हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो हमने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि बहुत सारी फॉर्म होती हैं. क्या होती हैं, बहुत सारी फॉर्म होती हैं. जैसे एग्जांपल लेता हूं रियल लाइफ से ही. आप रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो रील्स में क्या होता है कि एक इमरान खान वाली जो कॉमेडी, आमिर खान वाली, ठीक है, आमिर खान वाली जो कॉमेडी है, क्या उसमें जो आई थिंक कौन सी मूवी है वो, कौन सी है, अरे जिसमें वो रेडियो लटकाता रहता है, पीके में क्या, अच्छा, एक वर्ड है अच्छा. सपोज ये वर्ड है क्या, अच्छा, ठीक है, ये अच्छा. इस अच्छा को मैं दो तरीका से बोल सकता हूं. अब मैं कैसे, क्या अच्छा, ठीक है, आपने किसी की बात सुनी तो आपने कहा अच्छा, क्या अच्छा हमको सिखा रिया है. तो ये दो वर्ड हुए, अलग अलग यूज करें. अच्छा मतलब किसी की हमने बात सुनी है, तो इसका मतलब कि अच्छा हमको सिखा रिया है. तो जो कॉमेडी है, तो सेम आपने देखा कि ये दो वर्ड थे, मतलब वर्ड तो एक ही था लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन दो तरीका से हुआ है. ठीक है, हमने दो तरीका से बोला है. तो इसकी क्या है, मैनी फॉर्म होती हैं. क्या होती हैं, मैनी फॉर्म होती हैं. इसको कहां कौन सा यूज करना है ये हमें पता नहीं रहता है. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ए ऊप्स का ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. दे वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म, इट अलाउ द सेम फंक्शन. इसके अंदर सेम फंक्शन रहेगा और सेम ऑपरेटर बिहेव लाइक डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड को
क्लासेस को, ऑब्जेक्ट को यूज करना होता है, ठीक है ना, अलग अलग सिचुएशन। कौन सा वर्ड कहां पर यूज होगा? जैसे सपोज मैं मानता हूं कि आप पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं आप? ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ट्रांजैक्शन जैसे ही आप करते हैं तो वहां पे 4-5 ऑप्शन लिखे हुए आते हैं कि आपको यूपीआई से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, या कैश ऑन डिलीवरी करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑप्शन कितने आ रहे हैं? 3। उन तीनों ऑप्शन से आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के तरीका 3 या 4 हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो भी है वॉटएवर, लेकिन पेमेंट तो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या होता है कि आपकी क्लासेस को यहां पर यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज करना चाहते हैं। तो सेम पॉलीमॉर्फिज्म इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प्स इन राइटिंग मोर इफिशिएंट एंड रीयूजेबल कोड। तो इसको रीयूजेबल कोड को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ टाइप हैं। पहला है टाइप्स कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइलर टाइम, कंपाइलर के टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है कि आपने मशीन कोड है, कोड को रन किया, तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा कि कौन सा जो क्लासेस है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वेरिएबल मुझे कहां यूज करना है। तो कंपाइलर को पता रहती है पहले से ही, क्या रहती है? कंपाइलर को पता रहती है कि हां मुझे ये क्लास या ये वर्ड 2 बार आया है, ये वर्ड जो 2 बार आया है, ये पहला वाला वर्ड मुझे यहां पर यूज करना है, और ये जो दूसरा वाला वर्ड है या जो दूसरी क्लासेस है वो मुझे यहां पर यूज करनी है। वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, सेम फंक्शन है, नेम है, बट डिफरेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो यहां पर वही आप पढ़ लेंगे, तो यहां पर डेफिनेशन वही है कि दिस टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड ड्यूरिंग कंपाइलर टाइम। तो जब हम कंपाइलर टाइम के अकॉर्डिंग सभी पॉलीमॉर्फिज्म यूज रहती है। द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूट इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर, कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ये कौन डिफाइन करता है? आपका कंपाइलर डिफाइन करता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर यही डेफिनेशन जो ऊपर है वही मैंने नीचे लिख रखी है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही जैसे यहां पर इसके 2 टाइप्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का पहला कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसका है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम में क्या होता है? आपने लिख लिया, कंपाइलर को पता ही रहता है कि पहले से कि हाँ ये वर्ड है, इसको मुझे यहां पर यूज करना, और जो वर्ड है देन उसके बाद आप क्या करेंगे? रन, उस प्रोग्राम को रन करेंगे। सपोज आपने कभी पेमेंट किए, तो पेमेंट करने के बाद प्रोसेसिंग लिखा आता है, क्या है? प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग के बाद आपके पास 4-5 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। कौन कौन से? कि कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, जिसे आप सीओडी के नाम से बोलते हैं, यूपीआई भी होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी होता है, या फिर नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन यूज होता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अब ये तो आप डिसाइड करेंगे ना, आप ही तो डिसाइड करेंगे, प्रोसेसिंग होने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे सीओडी करनी है, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमको पता है, रन को पता है, लेकिन उससे पहली वाली को किसको पता थी? कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद रन टाइम के अंदर वर्चुअल फंक्शन आता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं। तो रन टाइम मैंने यहां पर लिख रखा है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ए टाइप्स ऑफ ए पॉलीमॉर्फिज्म वेयर द फंक्शन कॉल्ड इज रिजॉल्व ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद इसको रिजॉल्व किया जाता है। द डिसीजन अबाउट विच फंक्शन टू एग्जीक्यूट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रहता है? डिसाइड रहता है, डिसीजन रहता है। begin रेफर्ड एट ए रन टाइम, इट इज अचीव्ड थ्रू
फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, इसमें वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि एक बार आपने वर्चुअल फंक्शन किया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट डायनेमिक बिहेवियर इन द प्रोग्राम। तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, थ्रो इट मे स्लाइड slower than compiler time polyform because the decision is made during execution। तो उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, तो वही फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब इसमें फंक्शन को हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे सपोज यहां पर है ये क्लास कैलकुलेटर हमने बना दिया, ठीक है, ये पब्लिक है, कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। मैंने इंट के अंदर ऐड एक फंक्शन वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के इंट ए नाम दिया, फिर बी नाम दिया, और उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है, ए प्लस बी प्रिंट करवाना है। उसके बाद एक सेकंड और बनाया मैंने, इस सेकंड के अंदर ऐड ही दिया डबल ए और डबल बी, इसके अंदर भी यही प्रिंट करवाना है ए प्लस बी। तो इसका आउटपुट सेम ऐसे ही एक और बनाया है इंट ए बी और सी, तीनों को आपने डिवाइड कर दिया और यहां पर आपने वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले ए बी क्या रहेगा, 2 और 2 4। यहां पर जैसे ये आपके पास 5 और 10 है, 5 10 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 10 15। तो पहला इंटीजर सम ऑफ 2 इंटीजर, अगर आप सम ऑफ 2 इंटीजर प्रिंट करना चाहते हैं तो कितना रहेगा, 15। 5 और 10 कितनी हो, 15। अगर सम ऑफ 2 डबल, 2 डबल का आप प्रिंट करवाना चाहते हैं 5.5 2.5, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो यहां पर कितना हुआ, 8 आपके पास आया। फिर 3 इंटीजर का सम आप प्रिंट करवाना चाहते हैं और 3 और 2 5 और 4 9, तो 9 यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंट आपके पास हो जाएगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ मल्टीपल फंक्शन, तो यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल फंक्शन है। देखिए इंट मेन फंक्शन, उसके बाद ऐड है, ठीक है, देन उसके बाद यहां पर ऐड अगेन डबल है, देन उसके बाद ऐड अगेन यहां पर डबल है। तो इसके बाद मल्टीपल फंक्शन आपने यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर ऑफ ए कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन विच 2 और मोर फंक्शन, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन आप यूज कर सकते हैं सेम नेम के, बट डिफरेंट पैरामीटर, उनके पैरामीटर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। जैसे यहां पर इंटीजर है तो इंट ए और बी, यहां पर डबल लिया है डबल ए और बी, सेम ऐसे ही यहां पर आपने क्या लिया है, इंट ए बी सी, 3 फंक्शन आपने यूज करे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहां पर आप वही है कि डिफरेंट नेम टाइप्स और ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर, द कंपाइलर decide which function is called based on the argument passed। तो it improve code readability, allow the same function name to perform different tasks। तो इसके अंदर हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम 2011 और 11 में ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए फीचर, ये भी किसका फीचर है, कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है इन C++ दैट अलाउ ऑपरेटर टू रीडिफाइन द वर्क विद यूजर डिफाइंड डेटा ऑब्जेक्ट। तो इसमें यूजर डिफाइन करता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इट मींस वी गिव स्पेशल मीनिंग टू, लाइक जैसे कुछ स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल ऑपरेटर इसमें यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, व्हेन दे आर यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो ये भी क्या करता है, रीडेबिलिटी करता है, मेक्स यूजर डिफाइंड टाइप्स बिहेव लाइक अ बिल्ट इन टाइप्स। तो यहां पर आप देखेंगे इसका एग्जांपल, यहां पर कोड लिखा है, क्या है कि कॉम्प्लेक्स नाम का एक आपने क्लास बनाई है, देन उसके बाद ये पब्लिक लिखा है इंट, तो इसमें 2 वेरिएबल, एक रियल और इमेज IMAG, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर इंट आर डाला है, इंट आई डाला है, तो रियल में आपने आर लिखा है और इमेज में आई लिखा है, ठीक है। और ये यहां पर आपने पब्लिक बंद कर दिया कि इसको आप कोई भी यूज कर सकता। देन यहां पर हमने ओवरलोडिंग और ऑपरेटर को दोनों को ही क्लासिफाई कि कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेटर है उसके अंदर आपको प्लस ऑपरेटर आपको यूज करना है, कि रियल और कॉम्प्लेक्स को आपको ऐड करवाना है और इमेज और डॉट इमेज को भी यूज करना है। उसके बाद यहां पर इसको प्लस करिए, क्या करना है आपको, प्लस करना है।
सेम ऐसे ही आपने दूसरा की कॉम्प्लेक्स लिया C1, उसके बाद कॉम्प्लेक्स C2, तो सेम 4 5 है, ठीक है। तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स C1 प्लस C2, तो C3 जो है उस C3 के अंदर क्या आएगा, C1 और C2 को आप ऐड करिए, दोनों को ऐड करना है और उसके बाद इसको डिस्प्ले पर शो करवाइए, मतलब इसको दिखाइए। तो यहां पर आप देखिए C1 और C2 4 और 2 कितने हुए, 6। तो इसका मतलब पहले आपको प्रिंट क्या करवाना है, रियल, क्या करवाना है, रियल। तो 4 और 2 कितने हुए, 6। देन उसके बाद इमेजिनरी नंबर मतलब 5 और 3 8 आई। भाई इमेजिनरी नंबर क्या होगा, 8 आई आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना, 6 प्लस 8 आई, ये आपके पास इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 6 प्लस 8 आई यहां पर इसका आउटपुट है, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउ द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर टू वर्क विद यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसको यूजर डिफाइन करता है, मेकिंग प्रोग्राम मोर नेचुरल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसको इजीली कोई भी। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन लास्ट टॉपिक है, उसके बाद 2017 और 19 में आया हुआ है। तो ये वर्चुअल फंक्शन क्या है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, मीनिंग द फंक्शन दैट गेट एग्जीक्यूटेड डिटरमाइन द रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट बीन रेफर्ड टू, ठीक है। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि इसको कि जो आपका फंक्शन है या जो भी क्लासेस है, जो भी मेंबर है, वो बार बार उसी क्लासेस पे ना जाए, ठीक है। तो सेम क्या होता है कि वो उस क्लासेस पे ना जाके उसको हमें अगली क्लास पे मूव करवाना है, अगले स्टेप पे मूव करवाना है, इसलिए वर्चुअल फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो यहां पर यही है, ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल। तो इसलिए वर्चुअल वर्ड आपको यूज करना पड़ता है अपने प्रोग्रामिंग में, एंड इट मीन्स टू बी ओवर राइडिंग टू इन ए ड्राइव्ड क्लास, तो ड्राइव्ड क्लास में, ठीक है। उसके बाद यहां पर वर्चुअल फंक्शन एंश्योर द ड्राइव्ड क्लास फंक्शन, इट इज कॉल्ड इवन व्हेन द बेस क्लासेस पॉइंटर रेफर टू द ड्राइव्ड क्लास। तो कुछ कीवर्ड हैं यहां पर, यही है, डिक्लेयर्ड यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, फंक्शन कॉल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट पॉइंटर, अचीव्ड यूजिंग बेस एंड ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। नोट यहां पर ए वर्चुअल फंक्शन अलाउ ए बेस क्लास, जो वर्चुअल फंक्शन होगा वो क्या करेगा, एक बेस क्लास को अलाउ करेगा, पॉइंटर टू कॉल द ड्राइव्ड क्लास फंक्शन एट रन टाइम एनेबलिंग डायनेमिक बिहेवियर इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो आपके पास है ये किसको ड्राइव करेगा, ये कौन से फंक्शन को ड्राइव करेगा, ड्राइव्ड क्लास को डिराइव करेगा। तो ये इसका कुछ आउटपुट है, जैसे ये क्लास है, क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया बेस, तो पब्लिक वर्चुअल वॉइड सो नाम का एक फंक्शन है जो कि ये आपको प्रिंट करवाना है, बेस क्लास फंक्शन। उसके बाद क्लास ड्राइव्ड हमने बनाया जो कि हमें पब्लिक बेस को ही क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो यहां पर अगेन पब्लिक सो नाम का अगेन फंक्शन जो कि ड्राइव्ड क्लास को, ठीक है। तो यहां पर हम देन उसके बाद एंड मेन बेस मल्टीप्लाई पीटीआर का मतलब क्या है, पॉइंटर, ये आपके पास क्या है, पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाइए, देन उसके बाद इसको जैसे ही आप प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट आपके पास क्या होगा, ड्राइव्ड क्लास फंक्शन, ठीक है। ओके, तो ये यूनिट 3 की डीपीपी है, जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो मैं यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट बता देता हूं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पहला वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट वेरी जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, दोनों ही क्वेश्चन सेम ऐसे ही, इसको क्लासिफाई हमने करवा दिया। और उसके बाद ये पहले 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
उसके बाद स्टैक्स, जब ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये जो डिफरेंस वाला है ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है, ठीक है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट और क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद C++ क्लास और ऑब्जेक्ट में वही सेम ही है, सेम यही क्वेश्चन है, वही लिखना है कि क्लास क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट बताइए, डिफरेंस बताइए स्ट्रक्चर और क्लास में, ये भी हमने करवा दिया। उसके बाद टाइप कास्टिंग और ऑटोमेटिक, ये भी हमने करवाया। कंस्ट्रक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिफाइन ऑब्जेक्ट और क्लासेस, और यहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो जैसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो वो आप लिखते जाइए साथ के साथ। उसके बाद डिस्ट्रक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद व्हाट इज कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, तो ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन फ्रेंड फंक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन उसके बाद फ्रेंड फंक्शन, यही है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेस क्लास क्या होती है, ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इतना नहीं है, बट हाँ फंक्शन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन उसके बाद एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग, देन उसके बाद हाउ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डन बाय द यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देन उसके बाद लास्ट में वर्चुअल फंक्शन बच जाता है, ये इसको नहीं छोड़ना है आपको। और ये तो चारों जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस टॉपिक्स आपने कर लिए होंगे, तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टर और फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल और क्लास, तो ये चारों टॉपिक्स आपने इजीली कवर कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो ये तो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वही वाले। तो बस ये आपकी यूनिट 3 फिनिश हो जाती है। आई थिंक 2 घंटे की ये वीडियो हो गई है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर कोई और टॉपिक्स आप चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, अगर कोई भी आपके पास डाउट बचता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। 4 यूनिट हम कवर कराएंगे, तो 4 यूनिट आपके पास आती रहेंगी, ठीक है, कल या परसों जो भी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2 आई थिंक, या यूनिट नंबर 4 या 5 में से कोई एक यूनिट आएगी। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे सी यूनिट के साथ। थैंक यू।